गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना हिस्ट्री का चैप्टर 1 जो कि है हड़प्पा सभ्यता। और इसमें हम एक रिवीजन टाइप करने वाले हैं। जो भी इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जो भी इम्पोर्टेंट लाइंस हैं उसको हम कवर करेंगे। साथ ही साथ बहुत जल्दी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ आने वाली है जिसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने रखे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। हाँ, तो यहाँ पर ये मेरे चैनल का नाम है, ठीक है। क्लास 12 की हिस्ट्री का हम बुक नंबर 1 जो है हमारा बुक 1 चैप्टर 1 रिवीजन के रूप में हम शुरू करने वाले हैं। यहाँ पर हम समझते हैं जो हमारा टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता। इसको देखिए, यहाँ पर पहले बिगिनिंग करते हैं कि बिगिनिंग में क्या क्या चीज़ आपको ये किताब में आपको बताई गई। खासकर ये सारी चीज़ एनसीईआरटी से रिलेटेड है। तो इसमें देखिए बिगिनिंग में बताया गया है टर्म्स के बारे में, प्लेस के बारे में और टाइम के बारे में। अभी होता क्या है, तो चलिए पहले लाइन वाइज लाइन सबको समझते हैं। हड़प्पन कल्चर इज नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। इट इज़ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। कहने का मतलब क्या है कि हड़प्पा सभ्यता को इंडस वैली यानी सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है और ये जो है ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन भारत की है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी है कि हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा गया था क्योंकि ये हड़प्पा जो एक जगह है, ठीक है, पाकिस्तान में इस समय, तो वहाँ पर ये पहली बार देखी गई थी। उसके बाद जब ये देखा गया कि हड़प्पा जिस तरीके की सभ्यता है उसी तरीके की सभ्यता सिंधु घाटी के और भी अलग अलग क्षेत्रों में पाई जा रही है, तो उस कारण इसका नाम फिर क्या पड़ गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन पड़ गया, ठीक है। नेक्स्ट, मूविंग अहेड, हड़प्पन कल्चर वाज डिस्कवर्ड बिटवीन 2600 BCE to 1900 BCE। कहने का मतलब है ये डेट बताई गई है, ठीक है, कि 2600 से लेके 1900 BC बिफोर कॉमन एरा में हड़प्पन कल्चर को डिस्कवर किया गया था। यहाँ पर एक और चीज़ बताई गई, देयर वाज अर्लियर लेटर कल्चर एंड ऑफ्टन अर्लियर कल्चर लेटर कल्चर इन सम एरिया। इसमें बताया गया कि अब हड़प्पन कल्चर जो आपके बुक में दिया गया है उसे मेच्योर हड़प्पन कल्चर कहते हैं। इसके पहले अर्ली हड़प्पन भी था, उसके बाद मेच्योर आया, फिर उसके बाद क्या हुआ कि लेट हड़प्पन आया जिसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन यानी कि खात्मा हुआ। तो इन सब के बारे में, इन सब फेजेस के बारे में बताया गया है कि कैसे अर्ली हड़प्पन था, फिर मेच्योर हड़प्पन आया, फिर उसके बाद आपका लेट हड़प्पन आ गया। तो इस तरीके से अलग अलग टाइम बताया गया है। The Harappan culture is sometimes called mature Harappan culture to distinguish it this culture। वही जो मैंने अभी बताया आपको कि इस समय जो आप अपनी किताब में पढ़ोगे जो कल्चर, उसे हम मेच्योर हड़प्पन कल्चर के नाम से जानते हैं, जो इस पूरी किताब में आपको बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट यूज द टर्म कल्चर, मार्क माई पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कल्चर फॉर ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, डिस्टिंक्ट इन स्टाइल विद इन अ स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया, ठीक है। और एक और आता है पीरियड ऑफ टाइम। कहने का मतलब क्या है, इसमें बताते हैं कि जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो एक टर्म होती है कल्चर, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। तो कल्चर को, संस्कृति को कैसे मतलब डिस्क्राइब किया जाए। पहली बात, वो एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, और वो स्टाइल में कुछ विशेष होगा, डिस्टिंक्ट होगा, ठीक है, कुछ विशेष उसके बनावट होगी, स्टाइल होगा, और एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया में पाया जाएगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम एक बात और समझने के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए कि भारत का कल्चर है, ये आपको पता है। अब भारत में अगर हिंदी बोली जा रही है तो एक ग्रुप ऑफ पीपल्स में बोली जा रही है, एक ज्योग्राफिकल एरिया जो है, जो एक विशेष ज्योग्राफिकल एरिया है, जो भू क्षेत्र है, उसके अंदर बोली जा रही है। और एक और चीज़, यहाँ पे मैंने थर्ड पॉइंट का लिखा है पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, यहाँ एक है पीरियड ऑफ टाइम, यानी टाइम ऑफ पीरियड में बोली जा रही है वो बात। तो अगर ये तीनों किसी भी चीज़ में अप्लाई होती हैं तो उसको कल्चर का नाम दे दिया जाता है। अब यहाँ जैसे बताया गया है कि सील्स हो गई आपकी, बीड्स हो गए, मनके हो गए, ठीक है, वेट्स हो गए, ठीक है, स्टोन ब्लेड्स मतलब कुछ कृषि करने के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता होगा, ठीक है, बेक्ड ब्रिक्स, ये बहुत सिग्निफिकेंट है,
बेक ब्रिक्स पकी हुई ईंटों का प्रयोग हड़प्पन कल्चर में किया जाता था। सोचिए उस समय करीब करीब 2600 के समय में पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है। वेरियस स्कॉलर्स हैव गिवन डिफरेंट डेट्स अबाउट दिस पीरियड। देखो अभी हिस्ट्री है, हिस्ट्री मीन्स सब इसमें तर्क लगाते हैं, एक अपना अजम्पशन लगाते हैं कि किस तरीके से क्या डेट होगी। और हाँ वो बात अलग है, रेडियो कार्बन डेटिंग होती है, बट फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि एग्जैक्ट वही डेट होती है। तो अलग अलग स्कॉलर्स जो होते हैं अलग अलग डेट्स अपनी दिया करते हैं इसमें। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। अब देखो अलग अलग एजेस आते हैं, जैसे मान लीजिए आप लेट सपोज आयरन एज है, ठीक है, ब्रॉन्ज एज भी आता है, इस तरीके से अलग अलग मेटल एज भी कई कई तरीके से आते हैं। तो ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी इसे कहा जाता है। ठीक है, लेट अस मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक जो आता है उसे बोलते हैं सबसिस्टेंस स्ट्रेटजी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, जो वहाँ के लोग थे, वह अपने दैनिक कार्यों को और जीवन यापन करने के लिए किस किस प्रकार की तरीकों का इस्तेमाल करते थे, उनकी क्या क्या प्लानिंग होती थी और किस किस तरीके से वो अपना जीवन यापन किया करते थे। तो इसमें पहला जो पॉइंट है वो ये है कि द मेन ऑक्यूपेशन वॉज एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। मतलब कि जो उनका मेन काम था, जो मेन उनका मोटिव था, वो था, जो मेन ऑक्यूपेशन था, जो मेन उनका काम था, वो था एग्रीकल्चर और पशुपालन करना, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना। अब इसमें एक और चीज बताया जाता है, दे एट फिश, मीट, व्हीट, मिज, मिलेट, पल्सेस, राइस एंड अदर एडिबल्स। कहने का मतलब है कि ये खाने में मछलियाँ पसंद करते थे, मीट खाया करते थे, अब वीट, गेहूँ, बाजरा, इस तरीके के पल्सेस, दालें, राइस, राइस जो होता है वहाँ पे बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता था, बहुत ही कम मात्रा में आप कह सकते हो। ठीक है, और एडिबल्स छोटे जड़ बड़ ये सब खाया करते थे, पेड़ों के जड़ से निकाल के कुछ खा लिया या फिर पत्तियाँ कुछ खा ली, इस तरीके से भी वो अपना जीवन यापन किया करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। कैटल्स, sheep, goat, buffalo, pigs and were domesticated। अब यहाँ पे देखो हमारे ये हो गया कि एग्रीकल्चर करते थे, क्या क्या खाते थे। अब यहाँ पे डोमेस्टिकेशन के बारे में बताया गया है कि आप जो कैटल्स है, शिप्स है, गोट्स है, बफेलो एंड पिग को डोमेस्टिकेट किया करते थे। इसका पर्पस अलग अलग हो सकता है। लेट सपोज बात करें हम पर्पस अलग अलग होने की, तो जैसे मान लीजिए कि डोमेस्टिकेशन वो दो पर्पस से कर सकते हैं। पहला, या तो उनको खाना आसपास के क्षेत्रों में नहीं मिल रहा हो तो उन्होंने सोचा हो कि हम इनको डोमेस्टिकेट करेंगे, उसके बाद ये अपने ऑफस्प्रिंग को पैदा करेंगे, फिर उन्हें डोमेस्टिकेट करके इनको खा लेंगे, फिर वो ऐसे से पूरे साइकिल चलता रहेगा। तो ये क्या पता ये माइंडसेट भी उनका रहा हो। ठीक है, अब यहाँ पे एक और है, ट्रेड वॉज वेल डेवलप। यहाँ पे एक और चीज देखिए, ट्रेड, व्यापार वहाँ पे वेल डेवलप था, अच्छी तरीके से था। अभी नीचे आते आते हमें सब आसानी से पता चल जाएगा किस किस तरीके से वो अपना व्यापार किया करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज यानी कि एग्रीकल्चर में क्या क्या टेक्नोलॉजीज थी, किन किन तरीके से जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो अपने टास्क को परफॉर्म करते थे, किस किस तरीके से एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया करते थे। चलिए बढ़ते हैं आगे। रिप्रेजेंटेशन ऑन सील्स, टेराकोटा ऑफ स्कल्पचर इंडिकेटेड बुल्स, oxen was used for plugging. Terracotta models of plough has been found at site चोलिस्तान एंड बनावली, हरियाणा। सॉरी, यहाँ मैं एक पिक्चर लगाना भूल गया, सॉरी। एक टेराकोटा का मॉडल होता है, जो कि टेराकोटा मतलब एक मिट्टी है उस समय की, तो उससे एक बुल बनाया गया था, आपकी किताब में दिया होगा तीसरे चौथे पेज पे। तो उससे ये इंडिकेट जो रिप्रेजेंटेशन ऑन सील, अच्छा सील, यहाँ पे मैं उसकी भी फोटो लगाना भूल गया, सॉरी फॉर दैट। बट सील जो वहाँ पर मोहरे होती थी, तो उसमें हमें ये देखने को मिला है कि कई सारे जानवरों के उसमें निशान पाए गए हैं, चित्र पाए गए हैं। ऐसे टेराकोटा का जो स्कल्पचर था, यानी कि जो मूर्ति टाइप बनी हुई थी एक बुल की, तो इससे आर्कियोलॉजिस्ट ये अंदाजा लगाते हैं कि बुल जो है उस समय में बहुत ही रेयर नहीं था, आसानी से इजीली मिल जाता था, और वह जो है खेती बाड़ी में इस्तेमाल किया जाता था, हल जोतने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जैसे कि टेराकोटा का जो मॉडल है, जो
टेराकोटा का मॉडल जो हल्का है वो हमें एक साइट पे मिला है, एक तो चोलिस्तान पे मिला है और एक बनावली हरियाणा में मिला है। इंपॉर्टेंट है, बनावली हरियाणा में एक मॉडल मिला है, काइंड ऑफ टॉय मिला है, टॉय हल्का, ठीक है, इसको याद रखना आप लोग। ये जो है हरियाणा बानावली में मिला है। मैप में हम मैं कोशिश करूंगा मैप वर्क भी करवाने की, क्योंकि आई थिंक पेपर जो है 15 फरवरी से स्टार्ट हो सकते हैं बोर्ड एग्जाम के, तो उसके लिए बी प्रिपेयर। आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे हो गया, यहाँ पे मुझे देखने को क्या है कि the field had two set of row to grow two different crops together found at कालीमंगल। अब समझना इसे, जैसे आपने मल्टीपल क्रॉपिंग सुनी होगी ज्योग्राफी में, भूगोल में। मल्टीपल क्रॉपिंग यानी कि खेत एक है, उसमें बीच से डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है, उसमें इधर कोई और क्रॉपिंग की जाती है, इधर कुछ और क्रॉप किया जाता है, यानी मल्टीपल क्रॉपिंग। तो उस समय में भी, उतने प्राचीन समय में भी इस इन सब चीज़ों का प्रयोग किया जाता था। द फील्ड लेड टू सेट ऑफ फ्रो, फ्रो मतलब वही खुरेदना टाइप होता है, जैसे जो खुरेदते हैं तो उसी को हम फ्रे बोलते हैं। टू ग्रो किस लिए, क्या उद्देश्य होता था? टू ग्रो टू डिफरेंट क्रॉप्स टुगेदर फाउंडेड काली मंगल, काली मंगल में ये चीज पाई गई थी, ठीक है। For harvesting, stone blades were used which were set in wooden handle। अब इसमें ये बताया गया है कि स्टोन ब्लेड्स का इस्तेमाल किया जाता है। वो हल जो था उसे वुडन हैंडल था, यानी कि लकड़ी का हैंडल था, और उसके जो नीचे जो फाल होती है उसके अंदर स्टोन ब्लेड का इस्तेमाल किया गया था ताकि हार्वेस्टिंग आसानी से हो सके। कैनल वर फाउंड इन शोटुगई अफगानिस्तान बट नॉट इन पंजाब एंड सिंध, वेल्स एंड रिजर्वायर फाउंड इन ढोलावीरा गुजरात। यहाँ पे एक और चीज, इरिगेशन पर्पस जो है, देखो कैनाल तो हमें पाया गया है कि अफगानिस्तान के अंदर एक जगह है शोटुगई, उसमें पाया गया है, लेकिन हम पंजाब और सिंध में जब जाते हैं तो वहां पर हमें ऐसा कुछ नहीं मिलता है। और वेल, अब ऐसा ये भी हो सकता है कि पंजाब के अंदर इरिगेशन की व्यवस्था बहुत अच्छी हो, और वेल्स और रिजर्वायर, वाटर रिजर्वायर आपको कहाँ मिला है? ढोलावीरा के अंदर आपको वाटर रिजर्वायर मिला है, जो कि कहाँ है? गुजरात के अंदर है। तो देखो जैसे ढोलावीरा हो गया वगैरह, ये सारी जगह है ना, आप ये देखो कि एट प्रेजेंट टाइम वो किस जगह लोकेटेड है। अगर आप मैप वर्क आता है और ढोलावीरा आ गया, तो आप गुजरात के क्षेत्र में भी अगर फिल कर दोगे तो भी एग्जामिनर नंबर दे देगा, ठीक है। बट पता होना चाहिए कि कौन से स्टेट में क्या वर्ड, मतलब क्या कौन सा लोकेशन आ रहा है बेसिकली। तो नेक्स्ट है हमारा मोहनजोदड़ो। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो अ प्लानिंग अर्बन सेंटर, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। द सेटलमेंट इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शन, दो सेक्शन में पूरी सेटलमेंट को डिवाइड किया गया था। एक जो थी छोटी थी बट हायर थी, छोटा था लेकिन वो क्या था? ऊपर था, हायर ऊपर में था। और एक क्या है? अदर मच लार्जर बट लोअर, और एक है बहुत बड़ी बस्ती थी लेकिन वो क्या थी? वो नीचे की तरफ थी। दे वर सेपरेटेड बाय अ वॉल बाउंड्री, उन दोनों को अलग यानी सेपरेट किया गया था, इसमें बीच में एक वॉल बाउंड्री थी, एक बाउंड्री बना दी गई थी वॉल, ठीक है। एंड लेइंग आउट ऑफ ड्रेन, अब यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम भी हमें मिलता है। हम क्यों मोहन, अच्छा आपके एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि वाई मोहन जोदारो कॉल्ड अ प्लान अर्बन सेंटर, तो आपके ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप वहाँ मेंशन कर सकते हो। एक तो ऊपर वाला हो गया, दूसरा है लेइंग आउट ऑफ ड्रेन। कई सारे ड्रेन्स, ऐसी बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम वहाँ पे अवेलेबल थी कि जो आज के सिस्टम में आप देख सकते हो। Harappan city was carefully planned drainage system. The roads and streets were laid out along the approximately grid pattern. ग्रिड पैटर्न क्या होता है? ग्रिड मतलब समझिए, जो 90 सॉरी 90 डिग्री का जो एक समकोण बनाकर जो काटती हैं, जैसे मान लीजिए कि लेट सपोज हम यहाँ पे करते हैं, एक ऐसे आया, एक ऐसे आया, और एक ऐसे करके इस तरीके से। तो ये जो है ना, अभी तो खैर स्ट्रेट लाइन नहीं आ पा रही है, तो इसे ग्रिड पैटर्न कहते हैं। तो आप सोचिए जो रोड्स हैं, जो स्ट्रीट हैं, ठीक है, वो इस तरीके से बनाए गए थे, वेल प्लान। एक मिनट देखते हैं, आई थिंक कैमरा बंद हो गया है, क्या इशू है?
मैं एक बार सेटिंग देखकर आपको बताता हूँ। खैर, हमारा इतना टॉपिक कवर हो चुका है और आगे हम डोमेस्टिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर स्टार्ट करेंगे। एक बार देखते हैं कि क्या इशू है और क्या प्रॉब्लम है इसमें।